गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। इस बार हम थोड़े एक्यूट रेमेडीज़ कवर करेंगे और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अप्रोच और उसके वेरियस क्राइटेरियाज भी हम थोड़े साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहुत एज अ स्टूडेंट जो मैं फ़ील करती थी, आज मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैं 4th ईयर में थी, जब मैं 3rd ईयर में थी, जब मुझे पहली बार क्लासिकल होम्योपैथी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम पता चला था। हमारे टाइम में जो होम्योपैथी होती थी, लाइक अगर आप एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहे हैं तो कोलोसिन 30, मैकफॉस 200, सो एंड सो, TDS, BD, 5 मेडिसिन, 4 मेडिसिन एट अ टाइम। इस तरह की प्रैक्टिसेस जो थी वो मैंने देखी थी। जब मैं 3rd ईयर में थी तो हमारे कॉलेज में प्रिडिक्टिव का सेमिनार वगैरह हुआ था, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो कि ओके कुछ सिंगल रेमेडी, सिंगल डोज जैसा होता है, प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो आई वाज वेरी लाइक नॉट श्योर। पहले तो इतने सारे डाउट कि होम्योपैथी ही वर्क करती है क्या, लाइक फीवर में ही 5-6 मेडिसिन देते देते अल्टीमेटली लाइक वी यूज टू लैंड इन लाइक पैरासिटामोल ही ले लो, एंटीबायोटिक्स ही ले लो, और बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था कि हाउ टू अप्रोच अ केस, हाउ टू सॉल्व अ केस। और उससे भी इतना बड़ा डाउट कि क्या ये होम्योपैथी वर्क करती है या नहीं। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हम सीखते रहे सीनियर्स से, हमारे आजू बाजू के प्रैक्टिशनर्स से और सेमिनार्स से, फिर जाके इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करना इंटर्नशिप के बाद, तो धीरे धीरे ये हमारी लर्निंग को जो है वो शेप देता चला गया। और आज अगर हम बोले तो हमारी लर्निंग जो है होम्योपैथी की, वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से स्टार्ट हुई और तकरीबन वो अभी तक है। कोई भी प्रैक्टिशनर हो, ये हमारे सर ने हमें तब बोला था जब हम फर्स्ट ईयर में थे। हमारे हरिओम कौरव सर हमको मटीरिया मेडिका पढ़ाते थे। बहुत बहुत अच्छे टीचर रहे हैं वो हमारे, और बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स देते हुए उन्होंने हमको मटीरिया वगैरह पढ़ाई है। तो वो हमेशा कहते थे कि कभी भी जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो नॉर्मल होनी चाहिए। कभी भी आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक है या ओवर एक्सपेक्टेशन रख के आप कोई भी चीज़ रीच करें या उसको पाने की कोशिश करें, तो जब उतना हमको मिल नहीं पाता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम सीधे डाउट करते सही में हमारी पैथी वर्क करती है क्या, ड्यूटी डॉक्टर बन जाए या कोई और पैथी स्टार्ट कर दे या करियर शिफ्ट कर दे, सिविल सर्विसेज में जाए, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टीचिंग करे, ये करे, वो करे। तो सबसे पहले तो आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। तब हरिओम सर ने हमको बोले थे कि कोई भी सक्सेसफुल से सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर जो है उसके 70% केसेस जो है वो बहुत अच्छे जाएंगे, पर 30% केसेस जो है उसमें वो एंड तक, जब तक वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक वो चेयर पे हैं, तब तक उसमें उनको स्ट्रगल करना है। और यही जो 30% केसेस होते हैं, यही आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं, यही आपको ज़िंदगी में वो बनाते हैं जो आप अभी के टाइम पे हैं। जो हमारे बड़े बड़े सीनियर्स, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो इतनी बड़ी जगह इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने फेलियर पर उसको छोड़ा नहीं, उस पर मेहनत करते रहे। और आज तक जैसे जैसे हम सेमिनार्स वगैरह देखते रहते हैं, यूट्यूब पे सीखते रहते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं वो स्टार्ट करना चाहेंगे, वो जितने मैच्योर हैं वो स्टार्ट उस केस से करेंगे जो केस उनको बार बार मतलब पढ़ने पर मजबूर करे, जो उनको बार बार सिखाने पे मजबूर करे, जो जल्दी क्योर ना हो। और इस तरह से आप कोई भी एक नई रेमेडी सीखते हैं। तो जहाँ तक हमारी जर्नी की बात थी, तो उस टाइम पे 3rd 4th ईयर में हम लोग बहुत ही जब मैं बॉम्बे गई थी तो मैं तो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि ये सिंगल रेमेडी, सिंगल डोज कुछ होता है करके। तब तक हमने यही प्रैक्टिकल चीज़ें जो अपने आसपास होती थी, जो हमारे सीनियर्स या बाकी के प्रैक्टिशनर्स थे उनसे सीखी थी। लाइक आप यूटीआई से सफ़र कर रहे हैं तो कैंथारिस आपको दिया जाता है, स्टेफिसैग्रिया दिया जाता है,
अगर आप कोई एक्जिमा लेकर आए हैं, इंटेंस इचिंग है, ड्राई है स्किन, आपको पेट्रोलियम दिया जा रहा है, देन अगर उसमें बहुत ही गमी या कोई भी डिस्चार्ज वगैरह है तो देन दे यूज्ड टू गिव ग्राफाइटिस। अदरवाइज पस वस है वो अच्छा मेच्योर हो गया है, पस और वेंट बन गया है, तो पस ड्राई करने के लिए सिलिका जैसी रेमेडीज़, हिप्परसल्फ वगैरह। तो इतना जो बेसिक आइडियाज़ रहता है वो बेसिकली हम लेके आते हैं जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो। और मेरे लिए नई चीज़ ये थी कि तब तक तो मुझे नहीं लगता था कि सिंगल रेमेडी कैसा वर्क करेगी, क्योंकि मैं अपने आसपास यही देखती थी, कोई भी एक केस हो तो उसमें TDS BD जैसा हम एलोपैथी में देते थे वैसा होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस मैंने देखे थे, और बहुत सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शंस मैंने देखे थे होम्योपैथी के, मतलब लिटरली वो जाते हुए। पर जैसे जैसे आप नई चीज़ें देखते हैं, भले आपका विश्वास नहीं है, पर जैसे मेरा विश्वास नहीं था, फिर भी नया जानने के लिए आई वेंट टू बॉम्बे, फिर वहाँ काम किया 1.5-2 साल तकरीबन क्लिनिक्स में। फिर वहाँ जो मैंने लर्न किया, वहाँ जाकर मैंने सीखा कि नहीं, जो सिंगल रेमेडी है वो बहुत अच्छा काम करती है। और सीखा कैसे, हर एक पेशेंट डे इन डे आउट में वैसा ही ट्रीट होता था। बस जैसा कि मेरे फर्स्ट ईयर वाले मटीरियल वाले सर ने बोले थे कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको जो बेस्ट प्रैक्टिशनर है उसके 70% केसेस बहुत सक्सेसफुल मिलेंगे, पर 30% केसेस में वो स्ट्रगल करेगा। ये बहुत एकदम कट थ्रू नहीं होता कि सबके साथ ऐसा मिलेगा, मतलब ऑन एन एवरेज ज़्यादातर ऐसा होता है मिले जुले। तो ये चीज़ें तो देखी हर जगह, कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, बट सीखने लायक चीज़ ये थी कि ठीक है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो अच्छे से आ गई, वो समझने लगे। पहले जो नए नए गए थे तो जो 3 घंटे केस लेकर, पहली बात तो 3 घंटे क्या पूछना आता ही नहीं था, हाफ एन आवर में वापस आ जाते थे। फिर जो हमारे पैनलिस्ट रहते थे वो फिर और पूछते पूछते फिर धीरे धीरे हम चीज़ें समझने लगे। फिर वही 3 घंटे केस लेके आना, फिर केस देना, फिर सर ने क्या दिया, सर ये क्यों दिया आपने, फिर उनका समझाना। फिर धीरे धीरे एक इस स्टेज पर आए, फिर अपनी चेयर मिली, हम प्रैक्टिस करने लगे, और फिर डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र, अगर हम एक बुक पे, एक डायरी पे सॉल्व करें तो वो कुछ स्टेप्स में जो है वो कवर हो जाता है। जैसे कि लेट अस से केस अप्रोच। अब कुछ लोग क्लासिकल ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर्स दे रहे हैं। पर्टिकुलर्स से मेरा मतलब है कि कुछ लोग जो है माइंड पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, मेंटल जर्नल्स पे बहुत अच्छा कमांड रखते हैं। लाइक छोटी सी कैंट की रिपोर्टरी ही देखें, माइंड सेक्शन वाला, तो उनको जितने रूब्रिक है सब बहुत अच्छे से उसकी समझ है। कि जैसा कि एक रूब्रिक है कैप्रिशियस, माने उसका ट्रांसलेशन है कि मतलब उसको कुछ भी दे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लिनिक में कैसे आप बिना पूछे आपको मालूम चलना चाहिए कि हाँ, ये रूब्रिक पेशेंट बिना बोले हमको बता रहा है, तो ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। और कुछ लोग पर्टिकुलर्स पे उनकी कमांड बहुत अच्छी होती है, लाइक मॉडलिटीज़ पे मेडिसिन डिफरेंशिएट करके फट से वो केस सॉल्व कर लेते हैं। कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज पे, साइट ऑफ डिस्चार्ज पे, वही एक्जिमा अगर एल्बो पे है तो क्या रेमेडी जाएगी, वही एक्जिमा अगर स्कैल्प पे है तो क्या रेमेडी जाएगी। तो ये वाली मेथड। और थर्ड रहती है अपनी मल्टीपल डोज वाली, मल्टीपल मेडिसिन्स वाली। तो होपफुली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हर एक होम्योपैथ की जर्नी होनी चाहिए। हम जब कॉलेज वगैरह में रहते हैं, अपने आसपास के प्रैक्टिशनर्स को देखते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो इतना जैसे कि मैंने बताया, 3rd ईयर में जाके हमको पता चला वाकई जो ऑर्गेनन में लिखा है वो कहीं प्रैक्टिस होता है। तो हमारे आजू बाजू जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे, तो जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स थे, जब भी छुट्टी वगैरह होती थी, 10 डेज़ वेकेशन या
गर्मी की थोड़ी बहुत वेकेशन मिल जाती थी, तो कोई ना कोई क्लिनिक हम प्रेफर करते थे कि ज्वाइन करिए फॉर द फॉर लर्निंग बेसिस। और कोई होम्योपैथिक क्लिनिक अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं खाली है या अलाउड नहीं है हम वहाँ, तो वो टाइम जो है वेस्ट करने की बजाय हम कई एलोपैथिक हॉस्पिटल में ही जाके कुछ ना कुछ सीखना प्रेफर करते थे। तो जो सीखने वाली जो टेंडेंसी रहती है, इससे कभी हाथ नहीं छुड़ाना। कहीं भी आप कहीं पर भी रहें, पर जो अपने मेडिकल सब्जेक्ट से आप जुड़े रहेंगे तो हर जगह हर चीज़, हर सीखा हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करने 110% मिलता है। तो पहले हम यहाँ थे, फिर हम पर्टिकुलर्स पे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़े, ऑर्गेनेंस समझा, फिर ये सारी चीज़ें सीखी। पर आज भी क्लासिकल करते हुए भी हमारी पहली अप्रोच, मेरी पहली अप्रोच, हमारी नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट प्रिस्क्राइबर रहती हूँ, मेरे थोड़े अनसॉल्व केसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये मेरी अप्रोच फर्स्ट यही रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे ये वाला पोर्शन जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग करने में मैं लगी रहती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 5 किताबें पढ़कर या 5 सेमिनार्स वगैरह ये सब देखकर आप हर चीज़ एक दिन में, एक बार में सीख जाएंगे, या 2 साल में, 5 साल में कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें और आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है जो आपको हमेशा हमेशा करनी रहती है। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात एक होम्योपैथ होने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बेसिक थोड़ी वार्तालाप बात करके अपनी एक अनसॉल्व मेरा केस था, अनसॉल्व माने 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी वो, और फॉर्चुनेटली वो लेडी जो हैं उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं उनको ट्रीट कर पाई, मैं एक रेमेडी का नया एस्पेक्ट जान पाई। तो जो मेरी जर्नी थी इस केस के लिए वो मैं शेयर करना चाहूँगी आज बेसिकली। तो सबसे बड़ी बात जो है वो सब्र। एक होम्योपैथ को, एक इंसान को, एक बंदे को सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। आपका पेशेंट आके बोल रहा है नहीं डॉक्टर साहब हमको फ़ायदा नहीं है, तो इंस्टेंट ऑफ होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है वो, आप ठीक है आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को भी बुरा नहीं बोलती कि, पर ये है कि होप मत छोड़िए, माने अपने तरफ से उसको मोटिवेट करिए। उसके लिए सबसे अच्छा डिसीजन आप लीजिए। उसके जगह आपका बेटा होता, उसके जगह आपका भाई होता, उसके जगह आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर होता, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते थे। तो ये वाली जो अप्रोच रहती है, कंपैशनेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा पेशेंस रखिए। एक बार रिजल्ट नहीं आया, वही रेमेडी 5 बार 5 बुक से पढ़िए, फिर दीजिए, फिर देखिए। पर यह है कि वो जो रास्ता है मेहनत वाला वो मत छोड़िए। स्टे परसिवरेंट टू योर पाथ। तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी सब्र, और दूसरी बात होती है टीम वर्क। होम्योपैथी में टीम वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप सबके बारे में तो नहीं जानती, पर यह है कि मैंने जो मेरी लाइफ में, मेरे केसेस में मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें जो है कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए। हमें कोई भी सिखा सकता है, लाइक कभी भी ईगो जैसी चीज़ें नहीं। हम इतनी बड़ी जगह से पढ़कर आए हैं, तो हम कॉलेज में बहुत बड़े टॉपर थे, ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल बैठने देनी ही नहीं चाहिए। डे 1 से आप समझिए, वही जो मैंने पहले बोला कि कितना भी बड़ा प्रैक्टिशनर हो, लाइक जैसे आप होम्योपैथी का भगवान बोलें, उनसे भी गलतियां होती हैं, उनके भी केसेस रहते हैं जो अनसॉल्व रहते हैं। तो अपने आप को 4 किताबें पढ़ के ज़्यादा यूनिक मेथड्स पढ़ के बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करें। हमेशा ये सोचें कि सही में हमें कुछ नहीं आता, और ये सबसे बड़ा सच होता है। तो सबसे बड़ी बात ये, ईगो को तो अपने पूरे आप जेल में डाल कर रखिए। इससे सबसे पहले रिश्ता तोड़िए। और टीम वर्क, हमेशा अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में रहिए, न सिर्फ सीनियर्स, जूनियर्स के भी कांटेक्ट में रहिए, अपने क्लासमेट्स, अपने कलीग्स के कांटेक्ट में रहिए। आपने जो सीखा, आपके जो सक्सेसफुल केसेस हैं, आप उनसे डिस्कस करें।
बिल्कुल श्योर है कि वो लोग भी अपने जो केसेस हैं वो आपसे शेयर करेंगे। आप कहीं अटक रहे हैं तो वो आपकी हेल्प करेंगे और कहीं कहीं आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जब एक ब्रेन कोई चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करे तो उसके पास उतनी ही फैकल्टीज़ रहेगी जितना उसने एक्सपीरियंस किया है। पर जब 10 ब्रेन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे तो मुमकिन है उसका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाए, थोड़ा बेटर आ जाए। तो कभी भी मैं तो बिल्कुल प्रेफर करती हूँ, कहीं भी अटको तो सबसे पहले फ़ोन अ फ्रेंड, पूछें अपने सीनियर से, बात करें अपने जूनियर से, आपके जो कलीग्स हैं। और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आज भी मेरे सीनियर्स कभी भी माने मुझे निराश नहीं किए। मेरे जो कलीग्स हैं दे आर वेरी काइंड एंड नाइस, प्लस मेरे जूनियर्स दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा। तो कोशिश करिए ये चीज़ें डेवलप करने की, और ये ना सिर्फ आपको केस सॉल्व करने या कुछ नया सीखने में हेल्प करेगा, ये बल्कि आप थोड़े पैशनेट रहते हैं। आप एक रूम में एक महीने तक छुट्टी ले बैठे और पूरी मटीरियल पढ़ते रहे। मैं बोलूँगी कि आप 5 दिन पढ़ के फिर 5 लोगों से डिस्कस करके जो रिज़ल्ट आएगा वो अलग होगा। तो मेरे हिसाब से सीखना सिखाना बातें करके सीखना, ये ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बेनिफिशियल एफ़र्ट होगा, जो आपको काफ़ी सक्सेस दिलाएगा लाइफ में, मोटिवेटेड रखेगा और आपकी लर्निंग प्रमोट करेगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपना एक केस जो है वो फिर शेयर करती हूँ। लेट अस सी। कई बार एक छोटी सी रेमेडी, छोटी सी इन अ सेंस, कई बार आपको 5 किस्म के मुख्तलिफ केसेस मिलेंगे, 3-4 बार वो सक्सेसफुल होंगे और बाकी टाइम नहीं होंगे। एक मामूली रेमेडी सोच लीजिए, ब्रायनिया अपनी फर्स्ट ईयर की रेमेडी, उसको आपको कई बार 10 ढंग से 10 बार पढ़ना पड़ेगा। अब ब्रायनिया तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को आनी चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि इसको 10 ढंग से 10 बार 70 साल का प्रैक्टिशनर भी पढ़ता है, तो ये चीज़ होम्योपैथी के लिए तो सबसे बड़ा सच है कि हाँ ऐसा होता है। और ये किसी के इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट होने की बात नहीं है, ये किसी के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने की बात है। जो कोई भी सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है वो उसकी ये हैबिट होती ही है कि वो डे बाय डे जो है, ज़रूरी नहीं आप किसी केस में रुकें, पर ये हैबिट आप डालें कि वीकेंड में कम से कम एलेंस की जो पॉलीक्रेस फर्स्ट ईयर की जो मेडिसिन हैं वो हम एक बार रिवाइज़ कर लें। आप नैश को पढ़ें, जिस हिसाब से डॉक्टर नैश ने लिखी है, आपको लगेगा कि एक फ्रेंड आपसे बात करके चीज़ें मेडिसिन जो है वो शेयर कर रहा है। और एक सेंटेंस 2 साल पुराना केस आपका सॉल्व कर देता है। तो पढ़ने की हैबिट जो है वो डालें। अब मैं एक केस अपना डिस्कस करूँगी। ये एक स्किन डिसीज़ का केस है। एक लेडी थी अराउंड 40 इयर्स की, वो मेरे पास आई और उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसका जो लेजन था वो एब्डोमेन पे था, अराउंड अम्बिलिकस एंड ऑल अलोंग एब्डोमेन, और वो उसे कुछ 3-4 साल से सफ़र कर रही थी एंड शी वॉज कंटिन्यूसली ऑन एलोपैथिक मेडिसिन फॉर दैट, एंड देन शी केम टू मी फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और जब भी कोई पेशेंट होम्योपैथी लेने आता है तो उसकी एक धारणा रहती है कि होम्योपैथी जो है वो बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। ये हमारे यहाँ तो बहुत बहुत कॉमन नोशन है कि होम्योपैथी जो है वो बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। अब इस सेंटेंस को भी मेरे हिसाब से आपको ऑर्गेनिन से सीखना चाहिए, ऑर्गेनिन की लैंग्वेज में सीखना चाहिए। इंशाल्लाह आगे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। लगता है एक छोटी सी बात, पर ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है डिस्कस करने के लिए। तो कमिंग बैक टू द केस, 3 से 4 साल से वो एक्जिमा से सफ़र कर रही थी। कैरेक्टर था वो क्रैक्स वगैरह थे और काफ़ी इचिंग होती थी, काफ़ी रेस्टलेस रहती थी। बोलती थी कि इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम अपना काम नहीं कर पाते, जब खुजली होती है तो विवश हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, इतनी इचिंग करनी पड़ती है कि कट जाता है कभी, मतलब ब्लीडिंग भी होती थी उस इरप्शन से।
और क्रैक्स थे और बहुत सिवियर डिग्री के थे यहाँ अम्बिलिकस के लेवल पे ये, और वो बढ़ते जा रहे थे, इधर उधर होते ही चले जा रहे थे. When she came to me based on her behavior, I started her treatment. First I gave her Lyco. She was like she had the habit of expressing her symptom very clearly. इंटेलिजेंट थी वो, और बहुत अच्छे से साड़ी पहन कर आना, सर कवर करके रखना, बहुत कल्चर वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली एक महिला थी. और चेयर पे आना, स्ट्रेट बैठना, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंट थी. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी. अपनी फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, वो एल्डेस्ट थी. सब चीज़ें रन करना, कैटल्स वगैरह घर में थे, उन सबको देखना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल थी. और थर्मल थर्स्ट मैच करते हुए मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन लाइको था. देन शी वॉज ऑन लाइको फॉर प्रिटी फ्यू वीक्स. थोड़ा सा प्लस माइनस था, बट सिग्निफिकेंट रिलीव नहीं था. तो आई केम टू नो, मैंने डिसाइड किया कि ये चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, जैसे होना चाहिए वैसे ये नहीं जा रहा. आई अगेन रीटुक द केस. फिर से पूछना पाछना उनसे चालू किया, और चीज़ें एक्वायर की, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, रिएक्शंस उनका इन जनरल कैसे रहता है, और बाकी चीज़ें, कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह. फिर मैंने उनको मर्क सॉल प्रिस्क्राइब की थी. मर्क सॉल देने के बाद उनके एब्डोमेन के जो क्रैक्स और ये सारे इरप्शंस वगैरह थे, क्रैक्स इतने नहीं थे पर इचिंग करने की वजह से वो फट जाती थी स्किन, और फिर उसमें से थोड़ी ब्लीडिंग वूजिंग होने लगती थी. तो मर्क देने के बाद जिस पैटर्न से उनका इरप्शन जाना चाहिए था, पेरिफेरी टू सेंटर, वो सेंटर टू पेरिफेरी बढ़ता है और रिवर्स ऑर्डर में वो ठीक होना चाहिए था, पर वो उस ऑर्डर में नहीं गया. तो मुझे लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं. दो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ अब दिक्कत नहीं होती, हम काम कर लेते हैं, ये वो. फिर कुछ टाइम तक वो ठीक रहा. बाद में शी केम टू मी विथ अनदर प्रॉब्लम की जो पेट में था वो वापस से धीरे धीरे फिर से अपीयर हो रहा है. कुछ महीने ठीक होने के बाद वापस से उनको इरप्शंस होने लगे थे और उनकी फिंगर्स पे डीप क्रैक्स आने लगे थे. तो अब ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत ही बुरा फॉलोअप था. ये बिल्कुल डिज़ास्ट्रस था. क्रैक्स क्यों ये डिज़ास्ट्रस था? क्रैक्स हमेशा सिग्निफाई करते हैं सिफिलिस को. उनका सिफिलिटिक माइज़म अभी भी एक्टिव था, वो सिफिलिस में ही थी. ये जो मर्क सॉल है, इसको आप कह सकते हैं सप्रेस किया सिम्टम, या ये स्टेट रेमेडी थी, उस टाइम उनको रिलीव कर दिया, या जो कुछ भी आप कहे. बट एक चीज़ फॉर श्योर मेरे दिमाग में है, और आप लोग भी रखें, कभी भी कोई भी इरप्शन ठीक होने के बाद अगर पेशेंट क्रैक्स, कहीं भी क्रैक्स लेकर आए, फिशर लेकर आए, ब्लीडिंग लेकर आए, तुरंत रीटेक द केस. उसके बाद में आफ्टर टेकिंग द केस अगेन, दिस टाइम मेरे दिमाग में ये था, ठीक है मर्क की कोई ग्रुप होगी वो, क्योंकि मर्क ने थोड़ी एक्ट किया था कुछ टाइम तक. उनका जो इतना डिज़ास्टर्स इरप्शन था वो कंट्रोल में था. दिस टाइम आई गेव हर मर्क कॉर. लेट मी ट्राई मर्क कॉर फॉर हर. उसके बाद में मर्क कॉर भी इतनी इफ़ेक्टिव थी नहीं. ऑन एंड ऑफ उनको कुछ गए कुछ आए, कुछ गए कुछ आए, पर वो क्रैक से ब्लीडिंग तो नहीं हुई, पर क्रैक्स परसिस्टेंट थे. वो रफनेस उनकी फिंगर्स वगैरह में अभी भी थी, उनकी सभी फिंगर्स और थंब में ये चीज़ थी. तो दिस टाइम इस वक्त तक कभी भी मैं मेडिसिन देती हूँ यूजुअली तो एक हफ्ते में जो है वो फॉलोअप्स रखती हूँ. अगर कुछ ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है तो एक हफ्ते में आना पेशेंट का, और हर बार ये बोलना मैडम ठीक नहीं है और ये अभी ऐसी है. मतलब आप समझ सकते हैं उस पेशेंट का कितना पेशेंस रहा होगा कि उसने इतना टाइम दिया, और उसको पूर्ण विश्वास था कि हम ठीक होंगे तो होम्योपैथी से ही होंगे. एंड वो कंसिस्टेंट रहीं. और देन आई स्टार्टेड नोटिंग कि थोड़ी एंक्शियस रहती हैं,
थोड़ी क्या बोलते हैं, बहुत क्विक टू रिएक्ट हैं और एकदम से एक्सप्रेस करती है, डेस्परेट रहती हैं। तो धीरे 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 उनके फेस, उनके बिहेवियर से फिर केस स्टडी करके नेक्स्ट रेमेडी मैंने काली ग्रुप प्रिस्क्राइब की थी उनको। मॉक से काली पे आने का वो थोड़ा जर्नी थोड़ी बड़ी है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। फिर मैंने उनको काली ग्रुप प्रिस्क्राइब किया था। तो काली से भी वो जो है मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। दिस टाइम आई डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट माई सीनियर। हमारे एक सीनियर हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है हमारे, उनको मैंने कॉल किया था और उनको सारी केस जो है वो मैंने पूरी डेप्थ में बताई कि सर ऐसा ऐसा है और 1 साल से हम ट्रीट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। देन ही सेड कि दिस टाइम तबस्सुम ट्राई एगैरिकस। अब उन्होंने ऐसी रेमेडी बताई कि मेरे डिक्शनरी में एगैरिकस इस प्रॉब्लम के लिए तो नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एगैरिकस मेरे हिसाब से कि वो चिल ब्लेन्स के लिए होती है, तो वो विंटर्स में ही वर्क करती होगी, विंटर इश्यूज़ के लिए होती होगी पर्टिकुलर्स में भी। और मेंटल भी एगैरिकस कैसा पेशेंट रहता है, बहुत लोक्वेशियस होता है और बहुत एक्सप्रेसिव होता है, एक्साइटेड होता है, हिस्टेरिकल होता है। एक वर्ड है हिस्टेरिकल, लोक्वेशियस प्लस हिस्टेरिकल। अब आप ये दोनों रूब्रिक्स मिलाकर एक इमेज बिल्ड कर सकते हैं अपने ब्रेन में कि वो कैसा रहता होगा। मतलब जो हम सल्फ़र के बारे में पढ़ते हैं उसमें आप 20 या 200 से मल्टीप्लाई कर दें, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेसिवनेस एंड दिस एंड दैट। तो मेरे लिए वो एगैरिकस का लेवल तो नहीं था। समवॉट जो एक्सप्रेशन होता है वो पेशेंट का, अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो एक्सप्रेसिव है, तो वो नॉर्मल एक्सप्रेसिव है, तो वो सल्फ़र से शुरू होगा। अब सल्फ़र से ज़्यादा रिएक्टिव है और उसके जब वो बात करता है तो सिर्फ उसकी ज़बान नहीं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके हाथ, मेकिंग लॉट ऑफ जेस्चर्स एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा लेकेसिस को सोचें तो इसकी जो एक्सट्रोवर्टेडनेस है वो थोड़ी सुप्रीम लेवल में जाते जाते रेमेडीज़ कैसा चेंज होती है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट सल्फ़र के बाद लेकेसिस। अब लेकेसिस के बाद काली ग्रुप। कालीज का एक्सट्रोवर्शन जो है दे आर वेरी रिलीफ डिमांडिंग एक होता है, मतलब एटीट्यूड पेशेंट का। दिल लाइक डॉक्टर हम बहुत परेशान हैं, हमको बहुत दिक्कत है, आप पहले देखिए हमको ये क्यों हो रहा है, लॉट ऑफ एंग्जाइटी। अगर आप काली ग्रुप रिपोर्टरी में पढ़ेंगे, एंग्जाइटी के बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम रूब्रिक है उसमें 3 मार्क्स जो है वो काली रहेगी। तो आप सोचिए कि उसकी एंग्जाइटी कैसे रहती है। काली सल्फ का केस है जो मैंने शेयर किया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको ज़रूर चेक करें, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स में मैंने बताया है। तो अगर लोक्वेसिटी एंग्जाइटी के लेवल पे है देन थिंक ऑफ काली ग्रुप। अब काली के बाद में अगर एग्जैजरेशन टू मच है तो हम ड्रग रेमेडीज़ के ऊपर आते हैं। मतलब इस रूम में बैठ के वो हंस रहा है या वो अपना केस दे रहा है तो आपको 2 रूम बाद भी उसकी आवाज़ सुनाई देगी। लाइक आपने रूरल एरियाज़ में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम जो है 60% ऑफ फीमेल आपके पास जो ग्लोबस हिस्टेरिकस के साथ आती हैं, तो वो ये सिम्टम देती है। यहाँ इस चीज़ को बाई बोली जाती है। तो इसमें ये होता क्या है, लाइक कुछ भी गैस बहुत बनती है डॉक्टर, और डकार इतनी लाउड होती है कि वो लिटरली इस रूम से आपको 2 रूम के बाद भी उनकी आवाज़ सुनाई देगी। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये क्या है करके।
वॉन्डरिंग पेन्स वगैरह रहेंगे, और वो सब हिस्टेरिकल होते हैं। लाइक कुछ आपको उसमें पैथोलॉजी नहीं मिलेगी, बट द पेशेंट इज़ सफरिंग, उसको लिटरली ये प्रॉब्लम है। तो जब ये चीज़ें हिस्टीरिया के लेवल पर आती हैं, एक्सप्रेशन इतना एग्जैजरेटेड होता है कि मतलब जिसको नहीं भी नोटिस करना वो भी पलट के देख रहा है। कई बार आप कुछ स्टेशन पे या कोई भी पब्लिक गैदरिंग में, मॉल्स में, कई एक आधे लोग होते हैं जो आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं। इतनी ज़ोर से हंसना, कोई सिंपल जोक पे इतनी हंसना, या इतनी ज़ोर से बातें करना, या नॉर्मल चीज़ों को इतना मजाकिया ढंग से प्रेजेंट करना कि जिसको नहीं भी हंसना है वो भी हंस दे। तो ये सारी जो इस तरह का एक्सट्रोवर्जन है, ये आपको ड्रग रेमेडीज़ में मिलेगा, जैसा कि हायोसाइमस हो गया, कैनबिस हो गया, तो इस तरह बेलाडोना हो गया, इस तरह की जितनी भी ड्रग रेमेडीज़ हैं उसमें आपको इस तरह का एक्सट्रोवर्जन मिलेगा, प्लस एक एगैरिकस। तो मेरे लिए तो एगैरिकस इस लेवल पे स्टैंड कर रही थी जब सर ने बोला एगैरिकस। और जब आप इसकी स्वीटनेस क्या है इस मेथड की, कि कोई भी मेडिसिन, जैसा जब आप फिलिप एंड बेली से कोई भी एक मेडिसिन पढ़ेंगे, स्टेफिसैग्रिया पढ़ेंगे, या आप कोई नैट्रम ग्रुप पढ़ेंगे, या ऑरम ग्रुप पढ़ेंगे, या लाइको ग्रुप पढ़ेंगे, प्लैटिना पढ़ेंगे, लेक्सिस पढ़ेंगे, उसमें पॉलीक्रेस रेमेडी दी हुई है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी जिसने नहीं पढ़ी, मुझे एक नैट्रम, जब फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में वो 3rd ईयर में आई थी फिलिप एंड बेली बुक, तो मुझे नैट्रम म्यूर पढ़ने में करीब 6 दिन लगे थे, हर एक चीज़ को समझना। और उसमें समझाया इतने अच्छे तरीके से गया है, राइटर जो भी हैं वो मतलब बिल्कुल एकदम, क्या बोलूँ मैं, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है, इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। ना सिर्फ होम्योपैथ, अगर वो मैं किसी लेमैन को भी दे दूँ ना तो वो बेहतरीन होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बने। चीज़ों को मूवीज़ से रिलेट करके, बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ से रिलेट करके उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मैं चाहूँगी कि वो बुक आप ज़रूर पढ़ें। तो जब आपको ये पॉलीक्रेस रेमेडीज़ के मेंटल्स वगैरह आपने देखे होते, समझे होते, क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करते देखे होते हैं, तो जब आप उस रूब्रिक को अच्छे से समझते हैं और आप कहीं अटक जाते हैं और आप किसी प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबर के भी पास जाएं, वो आपको अपना कोई केस बताए कि सो एंड सो रेमेडी, फॉर एग्जांपल यूटीआई का कोई केस हो उनके पास और वो स्टेफिसैग्रिया से क्योर हुआ हो यूटीआई का, तो जब भी वो स्टेफिसैग्रिया बोलेंगे आपके माइंड में सप्रेस्ड एंगर, चाइल्डहुड जो है वो ट्रबलसम, बहुत स्वीट डिस्पोजिशन, माइल्ड पर्सन, इस तरह की इमेज आपके ब्रेन में टक से आएगी। एंड जब ये चीज़ें होती हैं तो आप चीज़ें भी, पेशेंट भी जल्दी जल्दी स्पॉट करने लगते हैं। तो जब सर ने मुझे बोले एगैरिकस, तो आई वाज लाइक कि मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्जन तो नहीं है, एक्सट्रोवर्टेड तो वो नहीं है, इतनी हिस्टेरिकल नहीं है, बहुत कंट्रोल्ड। हाँ, एंग्जाइटी वगैरह थी। तो मेरे माइंड में मतलब मैं कुछ और सोचने जैसा, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी कुल मिला के। मैं खुद इतनी डेस्परेट थी कि कैसे भी ये आंटी ठीक होनी चाहिए। तो लाइक आई ट्रस्टेड हिम एंड मैंने सोचा लेट मी गिव इट। और 110% मैं बोलती हूँ कि जब मैंने दी थी ये रेमेडी, मुझे लगा कि फॉर द टाइम बीइंग मैं दे देती हूँ, फिर मैं स्टडी करते रहूँगी कि देखूँ क्या रहता है। और मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बट देन वो जब 2 वीक्स के बाद आई तो उन्होंने इचिंग वगैरह में तो इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं बताई, पर मैं देख सकती थी जो उनके जो क्रैक्स थे वो पेरिफेरी से थोड़े भरने स्टार्ट हो गए थे। और उन्होंने बोला था इस बीच तो हमको ब्लीडिंग जो है वो नहीं हुई उस इंटेंसिटी में। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि ठीक है। देन आई आफ्टर दैट मैंने जो अपनी मेरी कंक्लूजन आई थी रेमेडी की, वो मैंने विथ होल्ड की थोड़ी देर के लिए उसको, और फिर आई गेव हर SL again for 2 weeks and by the time like when she went I came home, वो मटीरिया, सबसे पहले मटीरिया मेडिका प्यूरा मैंने ओपन की, एगैरिकस के चैप्टर में गई और स्किन के चैप्टर में मैंने देखा। एंड टू माय सरप्राइज़ मैं बिल्कुल भी मतलब मैं शॉक थी
जब हम कॉलेज में थे हमारी फेवरेट बुक होती थी एस.के. दुबे। तो जब जो लोग होम्योपैथ हैं वो जानते होंगे, एस.के. दुबे में स्किन सिम्टम्स है एगैरिकस के, जैसा कि वो आइस कोल्ड नीडल प्रिकिंग सेंसेशन, देन चिलब्लेंस है, रेडनेस है, सोलन है, इचिंग है, ये सारी थे। पर जब मैंने मटीरिया मेडिका प्यूरा खोली, उसके बाद में स्किन चैप्टर देखा, तो आई फाउंड ओनली 2 सिम्टम्स, ओनली 2 स्किन सिम्टम्स। और वो जो 2 स्किन सिम्टम थे उसमें कहीं भी क्रैक्स वगैरह नहीं था। वो इस ऐसी एक्सटेंसिव सिफिलिटिक पैथोलॉजी वाले सिग्निफिकेंट सिम्टम्स वो नहीं थे, और केवल 2 सिम्टम। देन ये जो एक केस है ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है। मटीरिया मेडिका प्यूरा हमारी सोर्स बुक है, उस चीज़ को हम बिल्कुल जैसा अपने ग्रंथों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो डाटा वो एकदम प्योर डाटा है हमारी होम्योपैथी का। तो उसमें केवल 2 सिम्टम है, पर जब आप बाकी के बुक्स को रेफ़र करेंगे तो आपको बहुत सारे, जैसे जब आप फाटक रेफ़र करेंगे तो उसमें थोड़े 5-10 सिम्टम्स वगैरह हैं, उसमें इचिंग और ये सिफिलिटिक वाले सिम्टम्स थोड़े बहुत कैरी किए हुए हैं। बेसिकली ये नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है एक स्फीयर ऑफ एक्शन। अगर हम देखें तो ये न्यूरल रेमेडी है, कोरिया वगैरह इसमें है, ट्विचिंग वगैरह है, और एक इसका PQRS ही मैं बोलूँगी कि ये सारे जो इसके कोरिया वगैरह वाले सिम्टम हैं स्लीप के दौरान जो है वो बेटर रहेंगे, जब तक जगह रहेगा तब तक रहेगा। तो ये वाला जो है हमेशा पर्टिकुलर्स को मेंटल से कोरिलेट करना आप सीखेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होने लगेंगी। तो उनका जो स्किन सिम्टम था वो देख के तो ये काफ़ी मैं शॉक्ड और सरप्राइज्ड और सेटिस्फाइड सब थी। फिर ये कोरिया जो है, कोरिया मतलब इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ फेशियल मसल, कहीं भी ट्विचिंग और ये सब होती है, और ये चीज़ें काली ग्रुप में भी बहुत मार्क्ड है। काली ग्रुप भी एक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, न्यूरल इरिटेबिलिटी वगैरह काली ग्रुप में भी रहता है, और उनको बात करने का तरीका ट्विचिंग वगैरह ये सब। तो जब वो नेक्स्ट टाइम फॉलोअप में आई तो एक एक करके जो उनके जनरल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स थे। देखिए, जब ये मेरे लिए इस चीज़ के लिए, स्किन के लिए मेरे लिए नई रेमेडी थी, मैंने इस चीज़ के लिए तो कभी ट्राई नहीं की थी, और उनके जो जनरल्स जो मैंने सीखे थे, जो मुझे लगता था कि ठीक है एगैरिकस माने यही है, ये आए तो ही एगैरिकस देना, बाकी सोचना नहीं। तो मेरे लिए एक नया एज था, ये मेरे लिए एक नया आयाम था। एक एगैरिकस रेमेडी को इस केस ने हमारे सर ने इस चीज़ को काफ़ी ब्रॉडन किया कि सिर्फ इतना नहीं है, एगैरिकस इतना है, और इस स्टेज में मेरे लिए अब एगैरिकस इतना है। हो सकता है आने वाले 5 सालों में कुछ और चीज़ें, कुछ और केसेस मैं देखूं और उसकी ब्रॉडनेस और बढ़े। ये देखकर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़े। फिर आपका अपना केस है, उसमें आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया होगा, इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं। जैसे मतलब एक वर्ड है शेयरिंग। आपने स्टार्ट किया, तो जब हमने स्टार्ट किया मटीरिया मेडिका प्यूरा पे तो केवल 2 स्किन सिम्टम्स थे और एक रेमेडी थी। अब धीरे धीरे जितने स्टालवार्ट्स आए, अब डॉक्टर फाटक के आते आते मैं देखती हूँ कि उसमें काफ़ी स्किन चैप्टर में, स्किन सेक्शन में काफ़ी सिम्टम्स है। तो चीज़ें इस तरह से ग्रो होती हैं। आप जितना शेयर करेंगे और जितना सीखने के लिए आतुर रहेंगे, सिखा आपको कोई भी सकता है। ज़रूरी नहीं वो बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर हो, बहुत सीनियर हो, बहुत पॉपुलर हो, हीरोइक फिगर हो। आपके जूनियर्स भी, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी, आपका असिस्टेंट, आपका फार्मासिस्ट भी आपको कई बार कई चीज़ें सिखा देता है। तो ये मेरे लिए एक बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद में इस केस के बाद आपकी पढ़ने का, आपका केस का अप्रोच जो है वो काफ़ी चेंज होता है। मैं फिर सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वीकेंड पे कुछ 5-5 रेमेडीज़ का ही ग्रुप बनाएं, फर्स्ट ईयर की पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ का ही, और उसको जो है
रिवाइज करना की हैबिट डालें। ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। तो कुछ जो हैं वो पर्टिकुलर रेमेडी अब समझ में आता है, जो हम तब क्लिनिक्स में देखा करते थे कि हाँ पेट्रोलियम इसके लिए, मिजेरियम इसके लिए, रीनल कैलकुलस है तो बर्बेरिस और कैंथेरिस दे दी जाती थी। अब धीरे धीरे जब आप और पढ़ते हैं तो आपको मालूम रहता है कि नहीं, कैंथेरिस का एंगर भी बहुत वायलेंट होता है, रेज जैसे रूब्रिक्स ये कवर करती है, एब्यूजिव होती है, सड़क पे खड़े होके पेशेंट लड़ता है, इस लेवल की इसकी मेंटल इंटेंसिटी होती है। जितनी इसकी फिज़िकल सिम्टम जितने तीव्र और अनबियरेबल रहते हैं, मेंटली भी वो इतना ही इंटॉलरेंट रहता है। तो बहुत सारी रेमेडी अब दूसरी, जैसा बर्बेरिस वल्गैरिस हो गए, इसके मेंटल सिम्टम्स हम इतने अच्छे से नहीं जानते, इसीलिए इस चीज़ के लिए हमें हमेशा रिपोर्टरी का इस्तेमाल करना चाहिए। रिपोर्टरी जो है हमको न सिर्फ मटीरिया मेडिका सिखाती है, बल्कि हमको ये होम्योपैथी, पूरी होम्योपैथी होलिस्टिक साइंस सिखाती है देखा जाए तो हमेशा रिपोर्टरी खोलने की आदत डालें, लर्न करें। कोई भी केस आपका ठीक हुआ हो, कोई भी सो एंड सो ब्रोंकाइटिस का केस ठीक हुआ हो, आपका बॉइल्स का केस ठीक हुआ हो, कोई भी पर्टिकुलर रेमेडी का आपका केस, कोई भी पर्टिकुलर रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी का केस सॉल्व हुआ हो, आप रिपोर्टरी खोलिए, माइंड सेक्शन में जाइए। अब वो किस किस रूब्रिक में आ रही है वो रूब्रिक्स आप ज़रूर देखें, तो वो आपके माइंड में एक पिक्चर बनाती है उस रेमेडी की, और जो आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा हेल्प करेगा। कई बार चीज़ें, फिज़िकल सिम्टम कई बार पूरे नहीं मिल पाते हैं, कई बार मेंटल सिम्टम पूरे नहीं मिल पाते, तो कहीं भी कोई पिक्चर अधूरी रहती है। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो आपको कनेक्ट करता है, और जो आपके फेलियर के चांसेस रहते हैं उसको मिनिमाइज़ करता है। कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है, पर कॉन्फिडेंस से पहले हार्डवर्क होता है। जब आप जितना हार्डवर्क करेंगे, आप उतनी ही चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये एक छोटा सा केस था जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। और कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, और टाइम निकाल के, सब बहुत बिज़ी रहते हैं पर टाइम निकाल के 2 रेमेडी पढ़ के ही सोया करें, ऐसी रूटीन बनाएं और शेयर करें। आपको जितनी चीज़ें आती हैं आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने जूनियर सीनियर्स से, तो ये आपको ओवरऑल ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया ये पूरा लेक्चर एंड तक सुनने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी थोड़ी फ्रीक्वेंटली और केसेस के भी अपनी लर्निंग वगैरह में शेयर करती रहूँ। और थैंक यू सो मच।